जय हिंद। इस वीडियो में हम वर्ग 6 की संस्कृत की बुक अमृता, इसके हम 11वें चैप्टर जिसका नाम है गंगा नदी, इस पाठ के हम हिंदी भावार्थ, शब्दार्थ, व्याकरण, मौखिक प्रश्नोत्तर और लिखित प्रश्नोत्तरों को सॉल्व करेंगे। चलिए हम देर न करते हुए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे और मेरे साथ अपनी किताब में पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे, और जो हम प्रश्नोत्तर करेंगे उनको साथ ही साथ अपनी कॉपी में भी करते रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहली लाइन इसकी है, गंगा भारतवर्षस्य पवित्रतमा नदी वर्तते। गंगा भारतवर्ष की पवित्रतमा सबसे पवित्र यानी अत्यधिक पवित्र नदी है। गंगा भारतवर्ष की अत्यंत पवित्र नदी है। यम का मतलब होता है यह। हिमालयस्य हिमालय के, गोमुख स्थानात् गोमुख स्थान से, प्रभवती प्रभवती का मतलब होता है निकलती है या वहाँ से शुरू होती है। तो यह हिमालय के गोमुख स्थान से निकलती है। बंगो उपसागरे बंग उपसागरे गंगा सागर नाम के स्थाने इयं सागर जलेन मिलती। बंगोपसागरे मतलब बंगाल की खाड़ी में, गंगा सागरे नाम के मतलब गंगा सागर नाम के स्थान पर, नामक स्थान पर यह सागर जल में मिलती है, सागर के जल में मिल जाती है। दूसरा पैरा देखेंगे, गंगा तटे बहुनी नगराणि सन्ति। तो गंगा के तट पर बहुत से नगर हैं। अस्माकं हमारे, बिहारस्य बिहार की राजधानी, पाटलिपुत्रमपि गंगया तटे स्थितम् अस्ति। हमारे बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र भी, जिसका अभी हम पटना कहते हैं, कि भी गंगा के किनारे स्थित है। गंगा जलम अति पवित्रम भवति। गंगा जल बहुत पवित्र होता है। अस्याः जलेन धार्मिकम कार्यम भवति। इसके जल से धार्मिक कार्य होता है। हिंदू धर्म अवलंबिनाम सर्वेषु शुभ कार्येषु गंगा जलस्य आवश्यकता भवति। तो हिंदू धर्म को मानने वाले सभी शुभ कार्यों में गंगा जल की आवश्यकता होती है। चलिए अगला पहरा देखते हैं हम। गंगायाम अनेकाः नद्यः मिलन्ति। गंगा में अनेक नदियां मिलती हैं। तासु यमुना सरयू गंडकी कौशिकी प्रभृतया सन्ति। जिसमें यमुना, सरयू, गंडकी, कौशिकी मतलब कोसी इत्यादि हैं। प्रभृतया का मतलब होता है इत्यादि। गंगाया तटे हरिद्वार, प्रयाग, काशी प्रभृतीनि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानानि सन्ति। गंगा के किनारे पर हरिद्वार, प्रयाग यानी इलाहाबाद, इसको आज प्रयागराज भी कहते हैं, काशी इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। गंगा जलेन कृषि भूमिः सेचनम भवति। गंगा जल से कृषि भूमि की सिंचाई, सेचना मतलब सिंचाई होती है। अगला पहरा,
अधुना आज, जनः लोग, गंगा जलम गंगा जल को, प्रदूषितम प्रदूषित या गंदा, कुर्वन्ति कर रहे हैं, आज लोग गंगा जल को गंदा कर रहे हैं। गंगा तटे, गंगा के किनारे, स्थितानाम स्थित, नगराणाम नगरों को, सर्वाणी सर्वाणी का मतलब सभी, मल जलानी गंदे जल, गंगायाम गंगा में, पातयंती गिराए जाते हैं। गंगा के किनारे स्थित नगरों के सभी जो गंदा पानी है वो गंगा में गिराया जाता है। केचन मनुष्याणाम, कुछ मनुष्य, पशुनाश्च मृत शरीराणि नद्याम प्रवायन्ति, कुछ मनुष्य और पशुओं के मृत शरीर यानी मरे हुए यानी शरीर नदियों में बहाते हैं या छोड़ देते हैं। इदम ना साधुम कार्यम अस्ति, इदम यह, ना मतलब नहीं, साधु मतलब अच्छा, कार्यम कार्य, अस्ति है यह अच्छा कार्य नहीं है। नदी जले, नदी के जल में, मलानाम क्षेपणम वैज्ञानिक विचारेण, धार्मिक विचारेण च नाशोभनम, नदी के जल में गंदे वस्तुओं को फेंकना, क्षेपणम फेंकना, वैज्ञानिक विचार और धार्मिक विचार से अच्छा नहीं है। चलिए अगला देखते हैं इसके शब्दार्थों को। भारतवर्षस्य, भारतवर्ष के, पवित्रतमा सबसे पवित्र, वर्तते है, हिमालयस हिमालय के, गोमुख स्थानात् गोमुख स्थान से, प्रभवती निकलती है, बंग उपसागरे बंगाल की खाड़ी में, गंगा सागर नाम के, गंगा सागर नामक, स्थाने स्थान में, गंगा तटे गंगा के किनारे, बहुनी बहुत, नगराणी नगर, संति हैं, बिहारस्य बिहार की। चलिए अगला देखते हैं। पाटलिपुत्रम पटना, गंगाया गंगा के, तटे तीर पर, स्थितम बसा हुआ, अस्ति है, अति बहुत, पवित्रम पवित्र या स्वच्छ साफ, भवती होता है, अस्यः इसकी, जलम पानी जल, शास्त्र अनुसारेण शास्त्र के अनुसार, तो धर्म अवलंबिनाम धर्म को मानने वाले, सर्वेषु सभी में, तासु उनमें, कौशिकी कोसी, प्रभृतिनी इत्यादि, सेचनम सिंचाई, पातयंती गिराते हैं, केचन कुछ, प्रवायन्ति प्रवाहित करते हैं, साधु अच्छी तरह, क्षेपणम फेंकना। इस तरीके से हमारे शब्दार्थ कंप्लीट हो जाते हैं। अब इस चैप्टर का हम व्याकरण कर लेते हैं। तो व्याकरण से पहले इसमें हमको समझना होगा कि प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है। तो उससे पहले हम बताएं, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के शुरुआत में लगते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ लगते हैं? उपसर्ग लगते हैं शुरू में, प्रत्यय लगते हैं बाद में। उदाहरण के तौर पे हमने बोला उपसर्ग के केस में देखें तो जैसे शब्द है एक सत्य, क्या है? सत्य।
और एक हमने दूसरा टुकड़ा ले लिया जिसको हम लगा दिए इसके आगे आ, तो अब इसका अर्थ बदल गया, हो गया असत्य। तो जो आ हम जो लगा दिए ये हमारा कहलाया उपसर्ग। ठीक है। जैसे अगर हम इसी शब्द को फिर से देखें तो हमारे पास शब्द है अब इस बार फिर से सत्य, और इसके बाद में हमने लगा दिया वादी, वादी। तो अब ये जो बाद में ये शब्द है इसको लगाए हैं, तो ये जो हमारा शब्द लास्ट में जो लगा इससे ये हमारा हो गया सत्यवादी। तो ये वादी बोले तो एक तरीके का हमारा हो जाएगा प्रत्यय। क्या हो जाएगा? प्रत्यय। दूसरा हम देखें तो हमारे पास है नौकर, एक शब्द है नौकर, तो नौकर में हम जोड़ देते हैं ई, तो ये हो जाता है हमारा नौकरी। क्या हो जाएगा? नौकरी। तो अब ये जो ई बाद में हम जोड़े हैं ये ई हमारा प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। तो इतना आज हमको समझ आ गया होगा कि ये प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। दिया है पवित्रमा, तो ये स्त्रीलिंग के लिए है, ये पुल्लिंग के लिए है। तो इसमें बताया गया प्रवृत्ति, तो इसमें जो प्रा शब्द था ये अब बताओ, ये भू हमारा धातु है तो इससे पहले आया है, धातु से पहले आया है, तो पहले आने वाला कौन होता है? उपसर्ग। ठीक है, तो प्रा यहाँ उपसर्ग है, इतना याद रखेंगे। लट लकार, तो ती वाला जो केस आता है ये या तो लट में आता है या फिर लट में आता है। तो व्याख्या यहाँ दी है क्या? भू धातु के लट लकार में भवती रूप होता है। भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवता, भवत, भवामी, भवावा, भवामा, जिसका अर्थ है होता है। परंतु प्रा उपसर्ग लगने से प्रभवती शब्द का निर्माण होता है, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न होना। तो जैसे कि सत्य शब्द के आगे आ लग जाने से असत्य हो गया, उसका अर्थ बदल गया, इसी प्रकार भवती के आगे प्रा लग जाने से उसका अर्थ बदलकर उत्पन्न होना हो गया। इसी प्रकार उपसर्ग लगने पर धातु का अर्थ बदल जाता है। बंग जोड़ उपसागरे, तो हो गया बंग उपसागरे, यहाँ संधि है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे। जब भी ये जो ऐसा मिला हुआ होता है, अंडर रूट के मैथ में आप पढ़े होंगे गणित में, इसके नीचे हम धातु लगाते हैं। इसके नीचे हम क्या लिखते हैं? ये लिखा हुआ धातु है। ये कौन सा लकार है, कौन सा वचन है, तो इसे हम बोलते हैं प्रत्यय उपसर्ग परिचय या विभाग में। ठीक है, तो इसमें आगे कौन सा लिंग है, वो कौन सा लकार है, कौन सी धातु है, तो इस तरीके से हम इसका परिचय करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है जब हम किसी के द्वारा कोई काम कराते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कोई चीज़ गिरती है तो ठीक है, वो नेचुरल है, लेकिन कोई उसको गिरा रहा है तो हम कहेंगे कि वो प्रेरणा से कराया जा रहा है। जैसे मैंने किसी को पीटा तो ठीक है, और मैंने किसी से पिटवाया तो पिटवाया मैंने कह के, तो वो हो गया मेरा प्रेरणार्थक, यानी मेरे कहने पे किसी ने वो कोई काम किया। तो अब पतति गिरता है, लेकिन अगर पातयति तो गिराता है। यहाँ फोकस करेंगे कि पतति और पातयति दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन बीच में यहाँ पर आके एक मात्रा आ जाती है और लास्ट में या धस जाता है ना। तो ये अर्थ हमारा थोड़ा सा बदल देगा, तो यहाँ गिरता है और यहाँ गिराता है, इतना फर्क होगा। यही है प्रेरणार्थक क्रिया। तो पातयंती ये इसका बहुवचन है। पठती पढ़ता है, लेकिन पाठयति पढ़ाता है। लिखती लिखता है, लेखयति लिखवाता है। चलती चलता है, चालयति चलाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ वाक्य प्रयोग भी दिए गए, इनका प्रयोग कैसे करना है। पत्ता गिरता है तो पत्रम पतति। ठीक है, बालक जल गिराता है, अब गिराता है यानी प्रेरणार्थक क्रिया, तो हम कहेंगे पातयति। बालकाः जलम पातयति। छात्र पढ़ता है, सिंपल है, तो छात्रा पठति।
शिक्षक पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते में आ जाएगा पाठयति, शिक्षिका पाठयति। वह लिखता है, सा लिखती। सीता पत्र लिखवाती है, सीता पत्रम लेखयति, प्रणर्थक क्रिया। हाथी चलता है, कोई बात नहीं, एक सिंपल क्रिया। गजा चलती। वह साइकिल चलाता है, प्रेरणार्थक। सा द्विचक्रिकाम चालयति, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, चालयति। तो हमने देखा कि ये लेख्यति, पाठयति और पाठयति ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया थी और इनका वाक्य में प्रयोग भी हमने देखा। चलिए अगले हम मौखिक प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करें। तो एक चीज हम देखेंगे, जैसा कि इसमें हमको इस तरीके का एक शब्द दिया है, इसके नीचे हमें गा मिला है। तो ये जो शब्द है ये वाला, ये कुछ अलग नहीं है, इसको हम बिंदी में बदल देंगे अनुस्वार में। तो ये वाला जो हमारा शब्द है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आपको पढ़ने में कहीं डर लगता हो तो ये हमारा ये जो वाला शब्द था ये हमारा अनुस्वार में बदल गया और ये वाला हमारा पूरा गा है। और इसके बाद जो डंडा है तो ये हमारा बनता है गंगा, जो कि आप पढ़ने में आसान लगा होगा, है ना। तो चलिए इसी तरीके से हम इसका उच्चारण भी करते हैं। तो पहला है गंगाया, गंगायाम, गंगाया। लताया, लतायाम, लतया। सीताया, सीतायाम, सीतया। अयोध्याया, अयोध्यायाम, अयोध्या। गीताया, गीतायाम, गीतया। ख वाला देखेंगे, जलम, जलेन, जलात। फलम, फलेन, फलात। दुग्धम, दुग्धेन, दुग्धात। ग्रामम, ग्रामेण, ग्रामात। विद्यालयम, विद्यालयेन, विद्यालयात। इस तरीके से हमने मौखिक प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। चलिए अब हम लिखित प्रश्नोत्तर की चलिए अब हम लिखित प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न दिया है, कोष्ठ में दिए गए शब्दों से तृतीया विभक्ति का रूप देकर करना है। तो तृतीया विभक्ति में लगता है एण, ठीक है। जैसा आपने बालक के शब्द रूप पढ़े थे, बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, फिर आता था बालकेन। तो तृतीया के प्रथमा में क्या था, बालकेन आता था। लेकिन हमें इसमें वो बालक का रूप था तो वो हमारा पुरुष का, पुल्लिंग का था और अकारांत में। इसी तरीके से इसमें कुछ शब्द जैसे स्त्रीलिंग के दिए हैं तो कुछ इसमें नपुंसक लिंग के भी दिए हैं, तो दोनों के हिसाब से अलग अलग हम लिखेंगे। हालांकि जो पुल्लिंग है और नपुंसक लिंग है उनमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, केवल पहला और दूसरा यानी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही फर्क पड़ता है, जिसको आने वाली हम क्लासों में, व्याकरण की क्लासों में इसको पूरा डिटेल से समझेंगे। पहला देखेंगे तो यहाँ हमको दिया है शब्द सोहन। तो सोहन में पहला प्रश्न दिया है मोहना सुहोनेन। तो कुछ नहीं करना है, इसके आगे हमको एण लगा देना है ऐसे, ठीक है। जितना हमारा अकारांत वाला है, अकारांत का कैसा पता चलेगा, जैसे मैंने लिखा राम, तो हम अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो लास्ट वाले में हम आ निकल के आएगा, है ना। अभी वर्ण विच्छेद में किए तो आ हमारा ये है, यानी इस शब्द के बाद में अ है, इसीलिए कहेंगे इसको अकारांत। अगर मैं कहूँगा रामा तो हम देखेंगे कि हम माँ तो है लेकिन लास्ट में हमारा दीर्घ अ है, तो ये वाला हम कहेंगे आकारांत, इसको कहेंगे हम आकारांत। लेकिन ऊपर वाला हमारा कहलाएगा अकारांत। दोनों में अंतर को समझ के रखें, ठीक है। तो ये हमारा अकारांत है, तो इतना याद रखेंगे। ये हमारा स्त्रीलिंग है तो इसमें हमारा हो जाएगा सीतया। गीता है तो हो जाएगा गीतया। कमल, कलम, सॉरी कलम है तो कलम का हो जाएगा कलमेन। और मित्र है तो हो जाएगा मित्रेण। इस तरीके से हम इसको खाली जगह को पूरा कर लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा है सुमेलित करें, तो सही है वो हम उसको मिला देंगे। तो पहला हमारा दिया है कृषका यानी किसान। किसान क्या करता है, खेती कार्य करता है। छात्र क्या करता है जी, पढ़ता है। चिकित्सक क्या करता है, उपचार करता है।
गंगा के बहती है और विद्यालय में, विद्यालय क्या होता है, एक भवन है। तो इस तरीके से ये हमारा मैचिंग कंप्लीट हो गया। चौथा प्रश्न करते हैं, मंजूषा में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान। ये जो हमको दिया है इसको हम कहते हैं मंजूषा। इसको जो हमको दिया है इसको हम बोलते हैं मंजूषा। ठीक है, इसको मंजूषा कहते हैं। इसमें से शब्दों को हमको छांट के इसमें लिखना होगा इनमें। तो जैसा कि हमने लिख भी दिए हैं, आप इसको देख के कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है वर्ण विच्छेद। हर टॉपिक में हमारा वर्ण विच्छेद दिया ही है। तो अब इसमें आप देखेंगे, हम अभी चर्चा किए थे, जैसे हमारा लिखा है रा मा हा, ऐसा लिखा है ना। तो अब हम इसको देखेंगे तो हमने बताया था जितने व्यंजन होते हैं वो सारे के सारे हलंत आते हैं उनके नीचे। कोई भी व्यंजन बिना हलंत का है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है, उसको और तोड़ने की जरूरत है। तो हमारा अब देखो यहाँ पे व्यंजन कौन सा है, रा, और यहाँ पे व्यंजन कौन सा है, मा। तो हम सबसे पहले इन्हीं को लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसा अलग अलग हम लिख लेंगे। अब बताओ ये जो हमको दिया है ये किसकी मात्रा है, ये हमारे पास है अ की मात्रा, तो हम इससे पहले आ लिख दिए। ठीक है, अब ये हमारे पास माँ है, तो हमको जब नहीं दिख रहा है तो हम इसके बाद लगा देंगे आ, अगर कोई मात्रा नहीं दिखे, और विसर्ग है तो विसर्ग दे देंगे। इस तरीके से ये हमारा वर्ण विच्छेद कंप्लीट हुआ। अब मैंने इसी तरीके से इसका वर्ण विच्छेद दिखाया है। अब आप देखेंगे रा और आ को मिलके मेरा रा बनता है और इसको मेरा महा बनता है। तो मैंने बॉक्स में इसी तरीके से बंद कर दिए हैं जिससे आपको समझ आ जाए। अब मेरा है गंगा, तो गंगा का ये मेरा पूरा गा का निर्माण करेगा ये वाला, और ये वाला ये बिंदी है जो इसमें आधा दिया है, और ये मेरा गा। ठीक है, ऐसा ही हिमालय, तो हिमालय का कैसे बनाएंगे, आधा हा, और इस पे मात्रा किसकी लिखे, ई की। फिर माँ, माँ पे किसका है, आ का, बड़े आ, जिसको दीर्घ आ भी कहते हैं। ला, ला के साथ कुछ नहीं दिख रहा तो आ लगा दिए, या के साथ हा। इस तरीके से हमने इसका वर्ण विच्छेद कंप्लीट कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित विषयों पर संस्कृत में 2-2 वाक्य लिखेंगे। तो पहला दिया है हिमालय, तो हिमालय वाला ये हमने लिख लिया है। तो आप कर देंगे हिमालय पर्वतेषु उन्नतम अस्ति, अयम भारतस्य उत्तर दिशायाम अस्ति, हिमालयात् गंगा निवसर्ति, हिमालय भारतस्य रक्षका अस्ति। तो ये ऐसा आप कर लेंगे। विद्यालय, विद्यालय कहते, विद्या का घर विद्यालय कहलाता है। तो ये वाला जो हमारा है ये हमारा विद्यालय का हो गया। और दीपावली के लिए लाइनें हैं तो ये हमारी दीपावली की होगी। इसको आप देखकर कंप्लीट कर लेंगे। अगला हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराणी लिखा। तो कुछ प्रश्न हमको दिए हैं उनके उत्तर हमको लिखने होंगे। पहला प्रश्न है भारतस्य पवित्रतमा नदी का, भारत की जो पवित्र नदी है वो क्या नाम है उसका, उसका नाम है गंगा। तो भारतस्य पवित्रतमा नदी गंगा। खा लिखेंगे गंगा कुता प्रवहति, गंगा कहाँ से बहती है, गंगा हिमालयात प्रवहति। अगला है अस्या जलम कीदृशा भवति, अस्या जलम पवित्रम भवति, शुभ कार्येषु कस्या जलस्य आवश्यकता भवति। तो इसका उत्तर हो जाएगा शुभ कार्येषु गंगाया जलस्य आवश्यकता भवति। और लास्ट है अधुना जना गंगा जलम किम कुर्वन्ति। तो अधुना जला यानी आज लोग गंगा जलम प्रदूषितम कुर्वन्ति, तो आज लोग गंगा जल को गंदा कर रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई राय हमको देना चाहते हैं या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमको कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।